नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू में बड़े भाई से तनातनी के बाद आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा बिना हिस्सा लिए ही जेडीयू छोड़कर चले गए हैं और नई पार्टी भी बना चुके हैं। दूसरी ओर उनके जेडीयू छोड़ने से, नई पार्टी बनाने से बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, इसका आकलन राजनीतिक पंडित करने लगे हैं। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर जाने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी है, लेकिन इसी दौरान वे एक ऐसी बात कह गए हैं जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर यह कह दिया है कि 2025 का उस वक्त देखा जाएगा, फिलहाल तो 2024 है। तो आगे क्या कुछ होना है, इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी मौजूद हैं, जो बिहार के कई दैनिक अखबारों में वरिष्ठ करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से आज का घटनाक्रम है, उपेंद्र कुशवाहा पिछले 3 महीनों से तकरीबन कह रहे थे कि जाऊंगा तो बिना हिस्सा लिए इस बार नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तो वो कहते कि लोटी डंडा उठाना और भाग चले वो। बिल्कुल, ये जो लग रहा था पहले से कि वो इस बार उन्होंने नई बात कही थी कि जेडीयू सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, मैं अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा, मेरा भी हिस्सा है इसमें, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। लेकर जाऊंगा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था मुझे अपना हिस्सा चाहिए। आज उन्होंने कोई हिस्से की चर्चा नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पास देने के लिए अब कुछ रह ही नहीं गया है। नीतीश कुमार के पास राजनीतिक रूप से अपनी विरासत सौंपने के लिए उनके पास राजनीतिक विरासत रह ही नहीं गई है, तो इसलिए क्या क्या देंगे। और ये कह करके वो उन्होंने पार्टी छोड़ने की नहीं, बल्कि नई पार्टी बनाने का ऐलान किया और विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ने की बात कही। तो पूरा घटनाक्रम जो है वो ये है कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, चाहे तो उपेंद्र कुशवाहा निकाले जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ेंगे। ये जो और मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन पार्टी में नहीं शामिल होंगे, इसलिए उन्होंने नई पार्टी बनाई। एक ये भी कयास लगाया जा रहा था कि वो आरएलएसपी को पुनर्जीवित करेंगे, वह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, उस पार्टी को हमने बाइंड अप कर दिया था और जो लोग कह रहे हैं कि उसको हमने जिंदा रखा था वो झूठ बोल रहे हैं। तो खैर, ये तो दूसरी बात हुई। मूल बात ये हुई कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो नई पार्टी बनाई है और जो तमाम तरह की बात कही, उससे मूल बात यह है कि उन्होंने दो महत्वपूर्ण बात उठाया कि एक राजनीतिक विरासत और एक उत्तराधिकार। और वो जो कुछ कह रहे थे उससे ये लग रहा था कि हम इस राजनीतिक विरासत के वारिस हम हैं, इस राजनीतिक उत्तराधिकार के उत्तराधिकारी हम हैं। कहने का मतलब मकसद उनका यही था, और वो हमको नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इसको दूसरे ढंग से कहा कि ये पिछड़ों की अति पिछड़ों की पार्टी को जगाया गया, जिसने बिहार को निचोड़ने और मरोड़ने वालों से मुक्त कराया, और दलितों का, अति पिछड़ों का इसमें जो हिस्सा है वो उनका क्या होगा। क्योंकि नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को विरासत सौंपना चाह रहे हैं जिसका इतिहास है कि उसने बिहार को निचोड़ा है, मरोड़ा है। और पिछले चुनाव में तो उन्होंने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया था। तो अब ऐसा क्या हो गया। तो कुल मिलाकर उनका ये था कि जो कुछ नीतीश जी कर रहे हैं उससे हमको विरासत मिलना चाहिए था, हमको उत्तराधिकारी घोषित होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और वो ये भी कह रहे थे कि उत्तराधिकारी तो कोई इसमें से होना चाहिए, अति पिछड़ों से होना चाहिए, और जो लोग इससे जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत के जो लोग हैं उनमें से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उनका जो कहना था कि हम क्यों नहीं हैं, हमको क्यों नहीं किया गया। ललन सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि उपेंद्र कुशवाहा अपने मन में अपने आप को, उन्होंने ये नहीं कहा अपना स्थान बना चुके हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री अपने आप को मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मन में अपना स्थान बना लिया है और उससे वो नीचे उतर ही नहीं पाते हैं।
उनका कहने का मकसद यह था कि उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और वो उनको बनता हुआ दिखता नहीं है, तो हमेशा ये जोर मारता है उनके भीतर से और कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं। इसलिए उन्होंने तंज कसा कि अच्छी बात है, उन्होंने नई पार्टी बनाई है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, और वो जहाँ भी जाएं कम से कम अब तो स्थिर होकर के रहें। और उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मिला और उन यहाँ पार्टी में बहुत सारा असंतोष है, तो ये बताएं कि जब उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लिया जा रहा था इस बार, तो नीतीश कुमार के अलावा और कोई व्यक्ति पार्टी का तैयार नहीं था उनको जेडीयू में शामिल करवाने के लिए। सिर्फ नीतीश जी का फैसला था, इसलिए सब लोगों ने उसको मंजूर कर लिया। ये और सर उसमें हम आपको ये भी जोड़ दें कि लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से कुछ मिनट्स पहले ललन सिंह ने ये भी साफ कर दिया कि जो 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीएसपी से साठगांठ किया और बीएसपी ने इनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, इसलिए मतलब तो उन्होंने इसे भी ओपन उसका कैटेगरिकली उनके जो देखिए, ये आप अगर दोनों का वीडियो सामने रख करके अगर सुनेंगे तो बहुत मज़ेदार ये पूरा प्रकरण है आज का, कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ भी कहा है वो लगता है जैसे कव्वाली जो होता है, कव्वाली में जवाब दिया जा रहा है। एक पक्ष ने कव्वाली अपनी गा ली है और दूसरे पक्ष ने उसका जवाब तुर्की उसका जवाब दिया है। उसी तरह का हुआ है। लग रहा था कि ललन सिंह जहाँ कहीं बैठ करके पूरा सुन रहे थे और उन्होंने एकदम उसका कैटेगरिकली जवाब दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो आज भाषण दिया वो बिल्कुल बहुत आर्टिकुलेट ढंग से, उसको बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। उनके बात में दम हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने बहुत कैटेगरिकली बहुत ऊपर शुरू से लेकर के अंतिम तक अपनी बात रखी और उनके समर्थकों को यह बात उत्साहित कर रही थी, उपेंद्र कुशवाहा की बात। तो मैं कह रहा था कि ये जो ललन सिंह के बारे में जो आपने कहा कि ललन सिंह उनकी बातों का जो जवाब दे रहे थे, तो उसमें ये बात आई कि उपेंद्र कुशवाहा जो आरोप लगा रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, तो जब पहली बार वो विधायक बनकर के आए थे और पहली बार में ही उनको नेता विरोधी दल का पद मिल गया था, और उस समय भी इनको कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय 4 बार 5 बार विधायक रहे लोग भी इनकी पार्टी में थे। यानी कि समता पार्टी में जब 7 सीटों पर समता पार्टी जीत करके आई थी, 1995 की बात मैं कह रहा हूँ, तो उस समय भी इनको नीतीश जी इस्तीफा दे दिए थे और क्योंकि पार्टी का बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया था, और वही नेता विरोधी दल थे, तो इस्तीफा करने के बाद इनको बनाया गया था। और उसके बाद तो फिर कुछ दिनों के बाद खटपट हुआ, फिर वो पार्टी छोड़ कर गए, फिर उसके बाद लौट करके आए तो वो राज्यसभा गए। राज्यसभा में जाने के बाद 3 महीने के बाद ही वो दूसरा राग अलापने लगे, और उसके बाद फिर वो राज्यसभा से इस्तीफा दे करके, और इस बार फिर जब आने की बारी आई तो सब लोगों ने मना कर दिया था, नीतीश जी ने उनको ले लिया। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि इसके बाद आखिरकार इसके अंदर की कथा क्या है, आखिरकार ये पूरा प्रकरण जा कहाँ रहा है। तो बताइए, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि ये केंद्रीय एजुकेशन शिक्षा मंत्री स्टेट मंत्री रहते हुए इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, ये कहकर कि ये हमसे इनका तालमेल, इनका जो वैचारिक मतभेद बताया था कि तालमेल नहीं, ये काम कर रहे हैं किसी खास वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। जी आज फिर उसी बीजेपी की गोद में जाकर बैठने का ये संकेत दे रहा है। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर उनके मन में जो खटास है, तो ये क्या दर्शाता है, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा, और ऐसा उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा, तो तेजस्वी यादव से के प्रति जो हिकारत वो दिखा रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जो वो 2019 का जो चुनाव था उस दौरान वो सर्किट हाउस में जाकर के मिले थे, अरवल के सर्किट हाउस में तेजस्वी इसको ललन सिंह ने भी इस बात को कहा कि उस समय तेजस्वी यादव तो अच्छे उनको लग रहे थे और आज उनको खराब लग रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको मना कर दिया था कि आपको हम वो वहाँ प्रस्ताव लेकर गए थे कि हमको मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग प्रोजेक्ट कीजिए, और हम आया तेजस्वी यादव ने उनको मना कर दिया उनको। उसके बाद तो वो फिर इधर आकर के उन्होंने एक नया मोर्चा बना लिया और विधानसभा चुनाव वो लड़े, जिसमें बुरी तरह परास्त हुए। तो ये वाला जो
है उनके बारे में कि जो आप कह रहे हैं तेजस्वी के बारे में कि आप तेजस्वी को आप नामंजूर करते हैं, उसी तरह आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बारे में। अब आज उन्होंने तर्क क्या दिया कि नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि जो बड़े भाई हैं वो तो सुबह में दूसरी पार्टी की सरकार चला रहे थे, दोपहर में इस्तीफा किया और शाम में एक दूसरी पार्टी की सरकार उन्होंने बना ली और हमारे बारे में कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने एक अपना एक्सक्यूज़ दिया कि बड़े भाई ये सब करते रहे तो हम करेंगे तो क्या इसमें दिक्कत है। तो बीजेपी के साथ जाएंगे ये बिल्कुल ये सही बात है। ये साबित हो चुका है कि बीजेपी के साथ उनको जाना है। उन्होंने इसकी ओर इशारा भी कर दिया है और पूरे प्रकरण में वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका जो पूरा भाषण है उसको सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो कह रहे हैं कि बिहार ये नए गठबंधन के कारण बिहार रसातल में जा रहा है, बिहार ऐसे लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है जिन्होंने बिहार को निचोड़ दिया, मरोड़ दिया, ये उनके शब्द हैं। तो ये कह करके जो कुछ तो अभी जो पूरी तरह की जो आप देखें कि पूरी एक राजनीति की जो एक का जो पूरा विभाजन है, एक एंटी बीजेपी जो पोलराइजेशन हो रहा है, उसमें आप उपेंद्र कुशवाहा को कहाँ देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा को देखते हैं कि वो बीजेपी के साथ की ओर जाते हुए दिखते हैं। इसीलिए उनके पूरी बातचीत में कहीं पर बीजेपी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में भी दिखते नहीं है सर। उन्होंने साफ संकेत भी दे दिया है कि अगर हमारे बड़े भाई शाम को पार्टी बदल रहे हैं, 1.5 घंटे में ही दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो छोटे भाई नाते होने के नाते मैं यही उनसे सीखा हूं और मैं यही करूंगा, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, हाँ, यही वो बताना भी चाह रहे थे। तो वो आज के पूरे प्रकरण का ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रास्ता अलग कर लिया और वो अगले चुनाव में वो जो सामने जो ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में वो एनडीए गठबंधन में होंगे और एनडीए की ये कोशिश है। उनके ऊपर ये ललन सिंह ने आरोप भी लगाया कि वो दूसरे जगह से गाइड हो रहे थे और वो कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, ये सारी जानकारी हम लोगों के पास थी। तो ललन सिंह ने भी उनका कैटेगरी के लिए जवाब दिया है और जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा है उससे अब स्पष्ट हो गया हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो कहा जा रहा था कि मैं मानता हूं कि ये अति महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, क्योंकि इतना महत्वाकांक्षी कोई भी अगर नेता होता है तो महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी महत्वाकांक्षा न रखें कि आप हास्यास्पद हो जाएं। उन्होंने दूसरी बार पार्टी बनाई, वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं। पहला चुनाव जब वो लड़े थे तो हार गए थे, दूसरे चुनाव में वो जीते थे और जेडीयू के लोगों का कहना है कि उनको सीधे नेता विरोधी दल बना दिया गया था। उसके बाद उनको राज्यसभा भी भेज दिया गया था। उसके बाद आए तो उनको एमएलसी बना दिया गया, उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। तो उनको अपमानित तो हमने नहीं किया है, उनको मौके बेमौके हम लोगों ने उनको सम्मान दिया है। तो उनके आरोपों का ये जवाब है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये है कि ये पूरा खेल जो है वो 2024 को सामने रख कर के हो रहा है और इस खेल में बीजेपी भी कहीं से न है। इसका ये चर्चा, ये आरोप भी जेडीयू की ओर से लगता रहा है, ये चर्चा भी है कि ये इसके पीछे और इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा। लेकिन राजनीति में परसेप्शन एक बड़ी चीज़ होती है। परसेप्शन एक बन रहा है कि हाँ उधर से महागठबंधन में टूट के से उसमें से निकल कर लोग आ रहे हैं। हाँ, एक जो उम्मीद की जा रही थी कि ये कोई टूट को ये कर रहे हैं, उसकी जेडीयू से कितने बड़े नेता को ये तोड़ पाते हैं, तोड़ने की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग इनकी नहीं चली। एक आरसीपी सिंह भी का भी नहीं चल पाया, इनका भी नहीं चल पाया। ये अब इसको नीतीश कुमार की खूबी कहिए या ललन सिंह की खासियत कहिए, ये कम से कम जेडीयू में डिवीजन कराने का अब तक की कोशिश नाकाम रही है। और यही वजह है कि जो हिस्सा मांग रहे थे वो बिना हिस्सा लिए हुए उन्होंने बुढ़िया भी से समेट लिया और कहा कि अब हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। सर, जैसा कि बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में रहते हुए जेडीयू को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाया। आखिरकार वे बिना हिस्सा लिए हुए चले गए और नहीं जाते तो शायद बेइज्जत करके निकाले जाते, उनकी एमएलसी की सदस्यता छीन ली जाती। उससे पहले वो विदा ले लिए। सर, ये बताइए कि जिस तरह से छोड़ करके गए, नई पार्टी का गठन कर दिया, एक संकेत दे दिया कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे,
बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा और जो जनता है ऐसे नेताओं को कितना तरजीह देगी, या ये इनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल, इनकी विश्वसनीयता ही नहीं सही है? देखिए, एक तो सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा कि बीजेपी इन पर कितना भरोसा करेगी। बीजेपी बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा वो तो बात का सवाल है। सवाल ये है कि बीजेपी इनके ऊपर कितना भरोसा करेगी, क्योंकि बीजेपी के साथ भी इनका संबंध एकदम अटूट रहा है, ऐसे बात नहीं है। बीजेपी से भी रिश्ता ये तोड़ करके आए हैं और बीजेपी पर भी तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं। बीजेपी के खिलाफ तो जाकर के मध्य प्रदेश में भी लोग लड़े थे, आपको याद होगा। जी। तो कहने का मकसद ये है कि बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान, लेकिन ये है कि इनकी विश्वसनीयता संदेह के दायरे में आ गई है। और ये है कि ये कुशवाहा समाज के एक नेता हैं, ऐसा एकल नेता है, ऐसा ये ध्वनित हो नहीं रहा है इस अभी के पूरे प्रकरण से। तो इससे ये लग रहा है कि राजनीति में परसेप्शन का एक मायने होता है। उससे ये लगा कि मान जेडीयू से टूट करके ये रहा है, लेकिन इसके पहले आरसीपी भी जा चुके हैं। एक चीज़ ये होगा कि अभी ये तो अलग अलग घूमेंगे और ये जो पूरा आज जो उन्होंने भाषण किया है उसका प्रचार होगा, मीडिया में होगा। ये घूम करके हो सकता है कि कोई कैंपेन भी चलाए ये आगे, तो इससे एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली खेला जो होगा वो 2024 के चुनाव से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले वो ये लोग ये बीजेपी के गठबंधन में जाएंगे और ये आरसीपी सिंह जो है वो मुझे लगता है कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये सब अभी नहीं चलेगा। दोनों के ऊपर माहौल बनाने की जिम्मेवारी है और दोनों माहौल बना रहे हैं। आरसीपी भी अपना घूम रहे हैं, ये भी घूमेंगे और घूम कर आज जो इन्होंने किया है मुझे लगता है बिहार में पूरा घूमेंगे। तो ये है। और इसका आउटकम जो है 2024 में कितना बड़ा होगा ये अभी देखने का विषय है। लेकिन अभी कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने जा रहा। अगर अंतर पड़ना होता तो ये जेडीयू में से कुछ तोड़ ताड़ करके ले गए रहते, तब लगता है कि कुछ असर हो रहा है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आरसीपी सिंह पहले से घूम रहे हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा घूमेंगे और आरसीपी से पहले प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, तो क्या बीजेपी जो है बिहार में 2024 वोट डालो राज करो वाली रणनीति के तहत चुनाव जीतना चाहती है? हाँ, ये बीजेपी के लिए ये है कि आप देखें कि जैसे कि आपने सवाल कर दिया तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें एक जैसे चिराग वाला मामला है, चिराग पासवान का मामला। चिराग का भी इस्तेमाल होगा पासवान वोटरों पर डोरा डालने के लिए। उसी तरह आरसीपी का इस्तेमाल, उपेंद्र कुशवाहा का इस्तेमाल। तो ये जो बीजेपी के खिलाफ जो एक असंतोष है, असंतोष की एक ग्राउंड रियलिटी भी है कि जो पूरा जो महंगाई का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, देश में सांप्रदायिक माहौल का सवाल हो, इन सवालों पर जो एक तरह से पूरे देश में लोगों के भीतर जो असंतोष है, लोगों के भीतर जो एक विक्षोभ का भाव है, उन चीज़ों को तो एड्रेस तो करना होगा आने वाले समय में। तो एक तरह से ये इन चीज़ों को सामने रख करके बिहार में एक उनका मुद्दा है कि हम 2024 में के जनवरी में हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो राम मंदिर तो एक दूसरे स्टेज पे पहुंच गया हुआ है, लेकिन बिहार में इनको ये वाला प्रयोग करना है, अति पिछड़ों वाला, क्योंकि जो प्रयोग नीतीश कुमार कर चुके हैं। तो बीजेपी भी यहाँ चाहेगी कि वो ये अति पिछड़ों वाला मामला जो है वो इनसे उपेंद्र कुशवाहा से उठवाया जाए। उसी तरह दलितों वाला मामला चिराग पास। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा सर। ये एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि मुझे आपने चिराग जी को जोड़ा। चिराग जी का तो समझ में आता है कि पासवान वोट जो है वो काफ़ी हद तक वो कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बीजेपी में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह, जिनका अपना कोई वोट बैंक ही नहीं है, वो किस तरह से, और प्रशांत किशोर जी को भी जोड़ लीजिए तो वो भी एक आधार बना रहे हैं। ये लोग कैसे क्या कर पाएंगे ये लोग? देखिए, एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, तीनों में एक समानता ये है कि तीनों घोर लालू विरोधी हैं, तीनों घोर तेजस्वी विरोधी हैं। आप इस बात को मानेंगे? जी। आप प्रशांत किशोर को सुनिए, उपेंद्र कुशवाहा को आज आपने सुन लिया और आरसीपी को भी आप सुन रहे हैं। ये तीनों जो है घोर लालू विरोधी, घोर तेजस्वी विरोधी लोग हैं। मैंने अपने राजनीतिक कारणों से, मैं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है इनकी। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरह से माहौल बना रहे हैं।
ये माहौल कितना गरमाएगा, कितना फलीभूत होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये सब तो ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये यही काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में 15 सालों तक 17 सालों तक जो सरकार चली है उसमें मैक्सिमम टाइम बीजेपी उसमें रही है। इन सवालों पर, बिहार की बदहाली के सवाल पर, चाहे जिन सवालों पर हो, वो बीजेपी को कितना घेरते हैं? नहीं घेरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरसीपी घेरते हैं क्या? नहीं घेरते। आरसीपी तो बीजेपी के समझ के बुलवाई बॉय हैं वो। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा घेरते हैं क्या? नहीं घेरते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तीनों कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने के लिए माहौल बनाते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि ये कितना मजबूत माहौल बना पाएंगे वो अलग बहस का विषय है, क्योंकि एक चीज़ है कि इनके जाने से जिस पार्टी, मूल पार्टी में जो है, उस पार्टी में कोई दरार दिख नहीं रहा है जो ये चाह रहे थे। आरसीपी भी चाह रहे थे, ये भी चाह रहे थे। आरसीपी को भी लगता था कि पूरी पार्टी मैंने बनाई है, मैंने पूरी पार्टी में जो संगठन को जो मजबूती प्रदान हुआ है वो हमने किया है। उसी तरह इनको भी लग रहा था कि जेडीयू को हमने ही बनाया है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। तो ये सब जो है, इससे ये लगता है कि आखिरकार ये जो कुछ दावा कर रहे थे, तो उस दावे के पीछे क्या है? तो ये इनको तकलीफ है। इन तीनों लोगों का आप देखेंगे कि जिनसे गठबंधन हुआ है उनसे तकलीफ है, लालू यादव से और तेजस्वी यादव से। उनको उत्तराधिकारी न बनाया जाए, उनको विरासत न सौंपी जाए। उसको ये कि तीनों बिहार की राजनीति में कम से कम अभी तो बेअसर है। आखिरी सवाल आपसे सर, कि जिस तरह से आज ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व 2025 में तब का मामला है, फिलहाल तो हमारे सामने 2024 है। लोग इसे जेडीयू का यू टर्न, मीडिया कह रही है जेडीयू का यू टर्न भी कह रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? ये यू टर्न सब है नहीं, ऐसा कुछ भी। मीडिया का मैं बार बार कहता हूँ, और ये मेरा अपना नज़रिया है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह खुद के दुख से इतना दुखी है कि वह इन चीज़ों को लेकर के, जब ये ऐसे चीज़ें सामने आती है तो उसको लेकर के वो पूरा फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। अब इसे बताइए कि उनसे जो सवाल पूछा गया था वो सब वीडियो में उपलब्ध है कि क्या 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे? तो उन्होंने कहा कि 25 में देखा जाएगा, सामने 2024 है। तो इसमें यू टर्न कहाँ है? यू टर्न तब होता है ना कि ये कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री उनको के रूप में देखना चाहते हैं, उन्होंने कहते कि नहीं, मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। तब आप कहते कि अरे ये तो यू टर्न हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार कह चुके हैं और ललन सिंह ने यही कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि 2025 का 25 में देखा जाएगा। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जेडीयू के बारे में ये हो रहा है कि जेडीयू का विलय होने जा रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। ये चीज़ें, ये मीडिया प्रायोजित चीज़ें हैं जी। ऐसा कहीं भी कोई रिकॉर्ड में कहीं दिख जाए, कोई भी किसी बातचीत, आप क्या, इसका आधार क्या है कि जेडीयू का आरजेडी विलय हो रहा है? इसका कोई आधार है? नीतीश कुमार तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी मानते ही ये कई मंचों से वो कह चुके हैं, इसका तो आधार है। लेकिन जेडीयू का विलय होने जा रहा है, इसका कोई आधार तो है नहीं। तो ये चीज़ें क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रायोजित बहस है और इसमें बराबर इन चीज़ों को उछाला जाता है कि ताकि जेडीयू के भीतर में एक तरह से असंतोष पैदा हो। क्योंकि जेडीयू जब से समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, तो उसके बाद से तो लगातार ये है ना कि इतने लंबे समय से पार्टी चले, उसमें लोग हैं, वो बीजेपी के साथ उनका बहुत लंबा ये गठजोड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप एक झटके में ऐसा कुछ सामने लाते हैं तो उसको लेकर मरमड़ी होती है कि लड़े पार्टी का विलय होने जा रहा है, तब क्या होगा? पूरा नेतृत्व लालू यादव के और तेजस्वी यादव के हाथ में चला जाएगा, नीतीश कुमार किनारे हो जाएंगे। तो ये काल्पनिक चीज़ें जो है, गढ़ी हुई चीज़ें हैं, ये इसका कोई आधार मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई आधार क्या है। क्या तो जेडीयू और आरजेडी का विलय का कोई आधार नहीं है, काल्पनिक बातें कही जा रही है, गढ़ी जा रही है। और ये जो तमाम चीज़ें हो रही है उसके पीछे का कारण 2024 का लोकसभा चुनाव है।
और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1 साल बाकी है और उससे पहले कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।